एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में घमासान शुरू हो चुका है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही यह ऐलान कर दिया है कि बंगाल में अकेले वह लोकसभा का चुनाव लड़ेगी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी संशय की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पहले कांग्रेस के नेताओं ने यह दावा किया था कि 30 जनवरी को पूर्णिया में राहुल गांधी की जो जनसभा होगी उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे। लेकिन इसको खारिज करते हुए जदयू के नेताओं ने यह कहा कि आमंत्रण जरूर मिला है, लेकिन नीतीश कुमार जाएंगे या नहीं जाएंगे इसका फैसला खुद नीतीश कुमार करेंगे। नीतीश कुमार चाहते थे कि इंडिया गठबंधन की जो भी रैली हो वो इंडिया गठबंधन के बैनर के नीचे हो, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बिहार में वह 29 जनवरी को प्रवेश करेंगे और उसके बाद 30 जनवरी को पूर्णिया में कांग्रेस की एक बड़ी जनसभा होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली सरकार ने छत्रसाल स्टेडियम में एक बड़ा आयोजन किया है, जिसकी तस्वीर सीधे आप न्यूज़ 24 पर देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो स्कूल हैं दिल्ली के, वहाँ से छात्र आए हैं। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत उनके तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने जो है बच्चों का न सिर्फ हौसला बढ़ाया बल्कि यहाँ पर जो है उन्होंने भाषण भी दिया और साथ ही साथ ये कहा कि जिस तरीके से 22 जनवरी को राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद से लोगों में ये चीज जो है वो आनी चाहिए कि देश में कैसे राम राज्य आए, और राम राज्य आने के उन्होंने 10 सिद्धांत बताए जिस पर दिल्ली सरकार जो है वो काम कर रही है। कैमरा पर्सन भरत रावत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। आज मतदाता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं से संवाद किया, उनको संबोधित किया। ये उन्होंने वर्चुअल माध्यम से किया। ये मोदी ने कहा, जब देश में बहुमत की सरकार होती है तो नीतियों और निर्णयों में स्पष्टता आती है। जब मैं विश्व प्रमुख नेताओं से मिलता हूं तो मैं अकेला नहीं मिलता, बल्कि 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होते हैं। आज दुनिया भर में भारतीय पासपोर्ट को गर्व के साथ देखा जाता है। पीएम मोदी ने कहा, एक जमाना था जब आए दिन करप्शन और स्कैम की खबरें हेडलाइन में छपती थी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए ये बात कही है अपने एक्स पोस्ट पे कि निर्वाचन आयोग का लगातार इनकार करना अन्याय है, जो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला कर रहा है। मतदाता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि उनका वोट सटीक तरीके से दर्ज किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं कि विपक्ष के नेताओं ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। बार बार लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इस बार जो है इंडिया गठबंधन का आरोप ये है कि कई बार उनसे हमने मिलने की बात समय मांगा, लेकिन चुनाव आयोग मिलने का समय नहीं दे रहा है। इस बात को लेकर के कई बार विपक्षी नेता आपत्ति भी जता चुके हैं। कैमरामैन अजय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से लोकसभा चुनाव का आगाज कर दिया है। इस मौके पर मोदी ने कई योजनाओं की सौगात भी दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात दी है। मोदी ने कहा कि पहले विकास को सीमित रखा गया और उत्तर प्रदेश पर ध्यान नहीं दिया गया। मोदी ने कहा कि पहले सरकार चलाने वालों में शासकों की तरह बर्ताव करने का रवैया था। सत्ता पाने के लिए समाज में बंटवारा किया गया। मोदी ने ये भी कहा कि वो यूपी के सांसद है, लिहाजा उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। मोदी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि केवल कुछ परिवारों की राजनीति ही उत्तर प्रदेश में पली फूली है। मोदी ने कहा कि वो विकास का बिगुल फूंकते हैं। वहीं इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का दावा किया है कि तीसरी बार भी बड़े बहुमत के साथ मोदी सरकार ही बनने जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। महाविकास आघाड़ी में फिलहाल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी शामिल है। इन तीनों पार्टियों की आज बैठक मुंबई के 5 सितारा होटल में महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट की शेयरिंग को लेकर शुरू हुई। इस बैठक से पहले संजय राउत ने कहा था कि वंचित बहुजन आघाड़ी को हमने बैठक का न्योता दिया है, लेकिन वंचित की तरफ से बताया गया कि आज की बैठक का कोई न्योता उन्हें नहीं मिला। करीब 12 बजे दोपहर में बैठक शुरू हुई और उसके बाद शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को समझाया कि महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लेना जरूरी है। इसके बाद एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने
एक पत्र प्रकाश अंबेडकर को लिखा और उसमें कहा कि देश में तानाशाही चल रही है, देश मुश्किल दौर से गुजर रहा है। महाविकास आघाड़ी में आप आइए, आज सीट शेयरिंग की बैठक है, आपके किसी भी नेताओं को वहाँ बैठक में भेजिए। फिलहाल वंचित की तरफ से ये तय नहीं हुआ कि इस बैठक में जाएगा कौन। कैमरामैन विनोद के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। जिस तरह से लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, पंजाब कांग्रेस द्वारा खुली चर्चा नाम का एक प्रोग्राम शुरू किया गया है। कल जिस तरह से देवेंद्र यादव होशियारपुर और जलंधर गए और वहां पर भी उन्होंने लोगों की नब्ज भी टटोली, लेकिन वहीं पर साफ कर दिया गया कि किसी को भी अनुशासन भंग करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उनका सीधा सीधा इशारा नवजोत सिंह सिद्धू की ओर था, क्योंकि सिद्धू लगातार ही रैलियाँ भी करते आ रहे हैं और उन्होंने मोगा की रैली करते हुए कांग्रेस लीडरशिप के ऊपर एक तरह से कहा जा सकता है कि सवाल खड़ा कर दिया। वहीं पर कल नवजोत सिंह सिद्धू श्री करतारपुर साहब में माथा टेकने जाते हैं और माथा टेकने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं और जो सूत्र बता रहे हैं कि अब नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थक जो पूर्व विधायक हैं दर्शन सिंह बराड़ के हलके में भी एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नवजोत सिंह सिद्धू इन रैलियों के माध्यम से क्या संदेश देते हैं, क्या कांग्रेस आला कमान बीच बचाव करके दोनों ओर से कोई समझौता करने का प्रयास करती है या नहीं। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल एंग्रिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत किए हैं। राहुल गांधी की यात्रा असम से होते पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में पहुंची है और राहुल गांधी लगातार यहाँ पे पैदल चल रहे हैं और यहाँ पे मां भवानी के मंदिर पहुंचे हैं और माता के दर्शन करने के बाद राहुल गांधी लोगों के बीच जा रहे हैं और लोगों को संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से सत्ता में आती है, यदि कांग्रेस पार्टी तो कैसे यहाँ पे पूरे देश का विकास होगा। इसको लेकर लगातार राहुल गांधी यहाँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी के स्वागत के लिए पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी वहां पे मौजूद है। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे इंडिया गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कड़े शब्दों में विरोध कहा है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल से अकेले चुनाव लड़ेगी, तब वहीं पे कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता राहुल गांधी जब वहां पहुंचे हैं तो पोस्टर लेकर कांग्रेस पार्टी और अधीर रंजन चौधरी का विरोध कर रहे हैं। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। कल जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर कटाक्ष किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि हमने कभी राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया है, लेकिन राज्य में कई ऐसे परिवार हैं जो राजनीति में केवल अपने बेटा और पोता को देखना चाहते हैं। आज लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट के जरिए कहा है कि कुछ ऐसे समाजवादी पुरोधा हैं जो जिनकी विचारधारा जो है वो हवाओं की तरह बदलती है। पहली बार लालू प्रसाद यादव की बेटी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार किया है। निश्चित तौर पर बिहार में महागठबंधन की सरकार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ये भी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि बिहार में आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मराठा समाज ने जो मोर्चा निकाला है वो अब लोनावाला से आगे बढ़ रहा है। इस वक्त हम लोनावाला के पास हूँ और देखिए कि लोनावाला जो पूरी तरह से जाम हो गया है और ये जाम करीब 5 किलोमीटर तक लगा हुआ है और इस तरह का नज़ारा आपको नवी मुंबई तक जगह जगह पर दिख जाएगा। जगह जगह पर गाड़ियाँ दिख जाएंगी, झंडे दिख जाएंगे। इस बार जो मराठा आंदोलनकारी मनोज जारंगे पाटिल हैं, उनका कहना है कि वो मुंबई से तिलक लगाकर ही लौटेंगे। अगर ये मुंबई में पहुंच जाते हैं तो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगर इतनी बड़ी संख्या में मुंबई में गाड़ियां प्रवेश कर जाती हैं तो मुंबई पूरी तरह से जाम हो जाएगी, कानून व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हो सकता है। यही कारण है कि सरकार ने बातचीत तेज कर दी है। सरकार अपने तरह से 2 मुद्दों पर खास तौर पर काम कर रही है ताकि मराठा आरक्षण को रुकवाया जा सके, लेकिन फिलहाल जो मराठा आंदोलनकारी मनोज जारंगे पाटिल हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। दिलीप पावरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, लोनावाला।
मामा के बंगले पर नेता प्रतिपक्ष की नजर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सीएम मोहन यादव को एक चिट्ठी लिखी है और उसने कहा है कि उन्हें वो बंगला दिया जाए जिसमें उनकी बुआ की यादें जुड़ी हुई हैं। दरअसल बुआ यानी जमुना देवी, जो कि मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री भी रही हैं और लंबे समय तक नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं, और उनका बंगला जो रहा है वो है B9, 74 बंगले का B9, यानी B8 बंगला शिवराज सिंह चौहान का है और B9 जो बंगला है उसमें शिवराज सिंह चौहान का दफ्तर संचालित होता है। और इसी बंगले में कहा जाता है कि मामा का बंगला जो लिखा है B8 बंगला, और कार्यालय भी शिवराज सिंह चौहान ने B9 में खोला है। तो B9 बंगले की मांग की है नेता प्रतिपक्ष ने, ये चिट्ठी लिखी है मोहन यादव को। इसी पर अब बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, उसने 15 महीने में आखिरकार उमंग सिंगार को इस बंगले की याद क्यों नहीं आई। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। पीएम नरेंद्र मोदी और इमानुएल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति आज जयपुर में हैं। यहाँ पर एक बड़ा रोड शो भी करेंगे। इमानुएल मैक्रो जयपुर में जंतर मंतर देखेंगे, आमेर का किला देखेंगे, हवा महल की इस खूबसूरती को निहारने आएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी जंतर मंतर के पास इमानुएल मैक्रो का भव्य स्वागत भी करेंगे। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में इमानुएल मैक्रो परेड के अतिथि होंगे और उससे पहले उन्होंने जयपुर यानी कि गुलाबी शहर की विरासत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इतिहास को जानने समझने के लिए आने का फैसला किया और उसी के तहत वे यहाँ पर आते हैं। तो उसी के अब देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को भी चाक चौबंद किया गया है। जगह जगह आपको भारत और फ्रांस की मित्रता वाले ये पोस्टर बैनर भी नजर आएंगे, यानी कि स्वागत की जबरदस्त तैयारियां हैं बताने के लिए देश दुनिया को कि जयपुर की विरासत किस कदर खूबसूरत है, किस कदर यहाँ पर पर्यटक आते हैं और कितना अनुभव यहाँ से लेके जाते हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। 26 जनवरी के मद्देनजर दिल्ली में चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामात किए गए हैं। परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। थल हो, जल हो या फिर वायु हो, हर जगह पर बड़ी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजामात किए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट कर्तव्य पथ पर और यहाँ पर भी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती बड़ी संख्या में की गई है। आपको बता दें कि कल गणतंत्र दिवस है और यहीं पर जो रिहर्सल कल जो कि पिछले कई दिनों से की जा रही है, कल उसकी झांकियाँ भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपको बता दें 14,000 से ज़्यादा जवानों की तैनाती पूरे दिल्ली भर में की जाएगी। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खास नज़र रखी जाएगी, ड्रोन से नज़र रखी जाएगी। इसके साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया जाएगा। आपको बता दें जल थल नभ से चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जाएगी। दिल्ली पुलिस के जवानों की भी तैनाती होगी, पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती होगी। इसके साथ साथ जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो भी न सिर्फ कर्तव्य पथ, इंडिया गेट, बल्कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में तैनात रहेंगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। 8,500 फीट की ऊंचाई पर आज हम हिस्सा बने हैं भारतीय सेना के जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी का। ये वो बहादुर जवान है जो देश की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए 24 घंटे हमारी सरहद की रक्षा करते हैं और यही वो जवान है जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, हमारी सीमा सुरक्षित है। आप इन जवानों को देखिए, ये जवान इस समय पेट्रोलिंग कर रहे हैं घने जंगलों के बीचों बीच, बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पर। यह है मुगल रोड का इलाका। मुगल रोड वो इलाका है जो आतंकियों का पारंपरिक रूट रहा है। नियंत्रण रेखा से घुसपैठ करने के बाद आतंकी जो है इन रास्तों से होते हुए कश्मीर घाटी दाखिल होते हैं। और आप देखिए यहाँ पर जो जवान है उनकी संख्या में बेहद ज्यादा इजाफा किया गया है, क्योंकि इस समय बेहद ज्यादा जो हालात हैं वो तनावपूर्ण बने हुए हैं। क्योंकि दुश्मन यानी पाकिस्तान लगातार ये कोशिश कर रहा है कि आतंकियों की ज्यादा संख्या में घुसपैठ करवाई जा सके ताकि ये आतंकी जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सके। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, मुगल रोड। गणतंत्र दिवस को लेकर बिहार सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है। राजधानी पटना से लेकर नेपाल से लगे सीमावर्ती जिलों में हाई अलर्ट घोषित किया गया है और वहां पे चौकसी बरतने का निर्देश दिया गया है। नेपाल से जुड़ी सीमांचल के इलाकों में विशेष चौकसी बरतने का निर्देश पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया है। वहीं राजधानी पटना के गांधी मैदान में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस बार 26 टुकड़ियां होंगी जो
राज्यपाल को अपनी सलामी देंगे। इसके अलावा 26 विभागों की अलग अलग झांकियां भी होंगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार पुलिस एसोसिएशन और बिहार पुलिस मेंस एसोसिएशन दोनों तबादलों के विरोध में आज बैठक कर रहे हैं और सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। एक तरफ हाई अलर्ट और दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों के इस आंदोलन को लेकर अब प्रशासन भी पसोपेश में पड़ा हुआ है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा आसाम से निकलकर बंगाल में भले ही पहुंच गई है, लेकिन राहुल गांधी बनाम असम के मुख्यमंत्री और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल पर आज राहुल गांधी के स्टोव में कोयले के इस्तेमाल वाली बात को लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा समेत बीजेपी के कई सारे नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं पर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने जिस तरीके से कोयले का इस्तेमाल स्टोव में करने को लेकर पूरे देश को हंसा कर मार देने का काम किया है, तो पलटवार करते हुए सुरेंद्र राजपूत ने गूगल से स्टोव के मीनिंग का मतलब ट्विटर पर शेयर किया। जिस तरीके से आसाम के भारत जोड़ो यात्रा के गुजरने के दरमियान मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राहुल गांधी के बीच तीखी नोकझोंक हुई, उससे आने वाले लोकसभा 2024 के चुनाव में भी इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की कांग्रेस की तरफ से तैयारी है। तो वहीं बीजेपी कह रही है कि लोकसभा 2024 के लिहाज से राहुल गांधी का राजनीति में बने रहना बेहद जरूरी है। कैमरामैन रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। रामलला दर्शन के लिए वीवीआईपी श्रद्धालुओं को एक हफ्ते पहले देनी होगी जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए दिशा निर्देश। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन की उत्सुकता की उमड़े आस्था के बीच हर श्रद्धालुओं को सुगम और संतोषपूर्ण दर्शन के लिए सभी आवश्यकता प्रबंध करने के दिशा निर्देश दिए हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों व स्थानीय प्रशासन के साथ परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने शासन स्तर पर अधिकारियों के साथ आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कहा है कि हर राम भक्त को रामलला के सुगम दर्शन कराना हमारा कर्तव्य है। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में रामलला के दर्शन को लेकर के वीवीआईपी श्रद्धालुओं मेहमानों को सलाह दी है कि वे अयोध्या धाम आने के कार्यक्रम के बनाने से एक सप्ताह पहले स्थानीय प्रशासन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास और राज्य सरकार को सूचित करना होगा। साथ ही आपको ये भी बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दर्शनार्थियों की व्यवस्था की समीक्षा की जाए और कतारबद्ध तरीके से सभी दर्शनार्थियों को दर्शन कराए जाएं, भीड़ न लगने पाए, ऐसे दिशा निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। रक्षा के क्षेत्र में भारत एक और कदम आगे बढ़ने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि भारत के रक्षा क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की कोशिश में जल्दी एक और उपलब्धि जुड़ने वाली है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ इस साल मार्च तक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का निर्यात शुरू कर देगा। डीआरडीओ प्रमुख समीर वी कामत ने इस बात की खुद न्यूज़ 24 से पुष्टि किया है। डीआरडीओ अगले 10 दिन में ही मिसाइलों के ग्राउंड सिस्टम का निर्यात शुरू करेगा। इतना ही नहीं, डीआरडीओ ने जिन 307 ATS बंदूकों को विकसित किया है और जिसका निर्माण भारत फोर्स और टाटा एडवांस सिस्टम जैसी निजी क्षेत्र की कंपनियां कर रही है, उसके लिए वित्तीय साल के अंत तक विदेश से ऑर्डर भी आ सकते हैं। आपको बता दें कि डीआरडीओ का मकसद ज्यादा से ज्यादा मेक इन इंडिया के तहत हथियार बनाने को लेकर तो है ही, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराना भी उनका एक लक्ष्य है। कैमरा पर्सन दीपक दुबे के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। बंगाल में ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद भले ही पंजाब को लेकर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तनातनी की बातें कही जा रही हो, लेकिन इससे अलग हटकर कांग्रेस फरवरी के पहले सप्ताह में अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन में सीटों की संख्या और नाम को लेकर जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाली है। कांग्रेस से मिली सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने लगभग 9 राज्यों में होने वाले अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन को लेकर अंतिम रूपरेखा तैयार कर ली है और महज 1 या 2 बैठकों के बाद फरवरी के पहले सप्ताह से अलग अलग राज्यवार कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ कुल राज्य की संख्या और कितने सीटों पर उनके सहयोगियों के साथ कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये तमाम खाका सबके सामने होगा। कांग्रेस सीटों की संख्या किस तरीके से बांटती है, ये 2024 के चुनावी रण में काफी महत्वपूर्ण होगा। कैमरामैन रफीक के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24, दिल्ली। गुजरात में बेखौफ है शराब माफिया, पुलिस ने की रोकने की कोशिश तो कुचलकर मार डाला।
गुजरात पुलिस की सरपरस्ती में फल फूल रहे गुजरात के शराब माफियाओं में पुलिस का खौफ अब बिल्कुल नहीं बचा। आए दिन शराब माफियाओं द्वारा पुलिस पर हमले की खबर आती रहती है। पूर्व सूचना के आधार पर भावड़ा पाटिया की पुलिस ने वॉच रखी थी। सूचना के मुताबिक कुछ ही देर में कड़भा का शराब तस्कर देसी शराब भरी गाड़ी लेकर वहां पहुंचा। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन शराब तस्कर ने देसी शराब से भरी कार से पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी। इस टक्कर में कड़भा के एएसआई बालादेव जी मार्ता जी की मौत हो गई, जबकि एक घायल हो गया। एएसआई की मौत के बाद पुलिस ने हत्या समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। आरोपियों को पकड़ने के लिए टीमें काम पर जुट गई। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। ये कोई पहला मामला नहीं है जब पुलिस पर बुटलेगर द्वारा इस तरह का हमला किया गया है। कैमरामैन विभाग के साथ उपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। सारे पंजाब और हरियाणा को शीतलहर ने अपनी चपेट में लिया हुआ और यही कारण है कि लगातार ही ठंड बढ़ती ही चली जा रही है। लेकिन और इसी के चलते ही जिस तरह से मौसम विभाग ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है कि पंजाब में आज और कल के लिए ठंडा और बहुत ज़्यादा ठंडा दिन हो सकता है और इसी के चलते ही आने वाली 27 या 28 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भी लगातार ही एक्टिव भी होंगी और यही कारण है कि कई स्थानों पर बारिश भी पड़ सकती है। और यदि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी रेड अलर्ट जारी किया गया है 2 दिन के लिए, क्योंकि कल 26 जनवरी है और गणतंत्र दिवस है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के ज़्यादातर जो हिस्से होंगे वो धुंध की चपेट में ही रहेंगे और आने वाले समय में जिस तरह से मौसम विभाग कह रहा है कि जो ठंड है वो लगातार बढ़ेगी भी, लेकिन जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव हो जाएंगी तो पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है, जिससे आने वाले समय में कुछ राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24 चंडीगढ़।